तो आज अपने को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, और उस नए चैप्टर की हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो जल्दी से हेडिंग लिख लो सब लोग, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थैंक यू जयराज बेटा, सेम टू यू। लिखी हेडिंग, तो अपन थोड़ा लिखना शुरू करें, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ बातें समझें। Thermodynamics and thermochemistry is your title for this chapter। तो इस चैप्टर की शुरुआत में क्या होता है कि जैसे अ, जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो उस लैंग्वेज के आपको बेसिक टर्म समझने पड़ते हैं। तो वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स की कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो इस चैप्टर को कॉम्प्रिहेंड करने यानी समझने के लिए जरूरी हैं। क्योंकि अगर आप वो टर्म्स नहीं समझोगे तो आप इस चैप्टर के आगे की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए अपने को वो टर्म्स पहले पढ़ने पड़ेंगे। तो थोड़ा अपन थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में चैप्टर के वो टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स को समझेंगे, उनके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर जाके हम आगे बातें बढ़ाएंगे। तो भाई सब लोगों ने अगर चैप्टर की हेडिंग लिख ली हो, टाइटल लिख लिया हो, तो अपन फिर पढ़े आगे। ठीक है, तो लिखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस thermodynamics is the branch of science which deals with different forms of energies, which deals with different forms of energies and their interconversions। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जीज क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें आपस में इंटरकन्वर्जन कैसे होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या होता है, और कब पॉसिबल होता है कब पॉसिबल नहीं होता है। इस टाइप की कुछ बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो इसमें जो पहली सब हेडिंग हमको लिखनी है, वो लिखनी है टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट सब हेडिंग दैट वी हैव टू राइट इज terms used in thermodynamics। तो कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे, सिस्टम, सराउंडिंग, ओपन टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। भाई ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम क्या होते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि सिस्टम ओपन सिस्टम है तो उसका मतलब क्या है, उससे आप क्या क्या बता सकते हो, सिस्टम से मतलब क्या है, सराउंडिंग से मतलब क्या है। तो थिंग्स लाइक दैट। तो सबसे पहले लिखना है अपने को सिस्टम। उसमें लिखो बच्चों, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under study, the part of the universe which is under study or experimental observation, or experimental observation
is called as system. तो जिस भी हिस्से को इस पूरे यूनिवर्स के हम स्टडी कर रहे होते हैं, उस हिस्से को हम सिस्टम कहेंगे। तो अगर किसी चीज को सिस्टम कहा गया, यानी उसके ऊपर सारी स्टडीज की जा रही हैं, उससे हीट ली जा रही है या दी जा रही है, उस पर वर्क किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस टाइप की जो बातें होंगी वो सिस्टम पर की जाएंगी। सेकेंड टर्म इज सराउंडिंग्स। सेकेंड टर्म इज सराउंडिंग्स, उसमें लिखो द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स excluding the system, the rest of the universe excluding the rest of universe excluding the system is known as the surroundings for the system। तो एक बार हमने डिसाइड कर लिया इस यूनिवर्स के इस हिस्से को हम सिस्टम कह रहे हैं, तो जो कुछ यूनिवर्स में रह गया वो उस सिस्टम की सराउंडिंग हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल, वैसे तो भी सिस्टम्स को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जो अपने को समझना है। लिखा सबने? ठीक है। तो जैसे मान लो आप एक स्टडी कर रहे हो कि भाई आपके पास एक रूम है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, डोंट हैव टू ड्रॉ दिस। यू हैव अ रूम, इन दैट यू हैव प्लेस्ड अ टेबल, और आपने उसके ऊपर एक चाय का कप रख दिया है, और ये हॉट है ना, दिस इज हॉट। तो आपने कुछ स्टडी करना चाहा कि हम एक गर्म चाय का कप रखते हैं जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, और रूम का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, और मैंने कुछ स्टडी करना चाहा कि भाई इसमें से कितना हीट बाहर जा रहा है या कितना टाइम लग रहा है इसको ठंडा होने में। जो भी आप एक्सपेरिमेंट सेट करो, आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट सेट कर सकते हो। तो अगर आप एक चाय के कप की स्टडी कर रहे हो, तो आपने अगर अपनी स्टडी के वक्त जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपने पूरे टाइम इस कप पर ध्यान रखा। दिस इज द पार्ट विच यू आर कंसर्न विद। आप टेम्परेचर इस पार्ट का ले रहे थे, मेजरमेंट सारे इस पार्ट पे ले रहे थे, तो ये पार्ट तो आपका हो गया सिस्टम, है ना। जिस भी चीज पे आप मेजरमेंट लोगे, जिस भी चीज की आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी करोगे, ये हो गया आपका सिस्टम। अब जो कुछ इस सिस्टम के सिवा बच गया पूरे यूनिवर्स में, देखो प्रैक्टिकल यूनिवर्स तो ये रूम ही रहे, मतलब प्रैक्टिकली सराउंडिंग तो ये रूम ही है। अगर प्रैक्टिकल सेंस में बात करें तो जो भी हीट ये लूज कर रहा है, जितनी भी ये हीट लूज करेगा वो इस रूम में आएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हीट यहीं तक लिमिटेड है, क्योंकि हीट रूम के बाहर भी जा सकती है जो इसने दी है। तो इसलिए अपन क्या सराउंडिंग पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाते, हम ये कह देते हैं कि सिस्टम को छोड़कर, यानी ये कप को छोड़कर जो कुछ बचा इस दुनिया में, वो सब कुछ सराउंडिंग में गिना जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते वक्त पूरी ऑब्वियस सी बात है कि सराउंडिंग में कुछ अगर देख रहे होगे तो आप, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट यहाँ कर रहे हो तो देखोगे कि दिल्ली पे क्या इफेक्ट पड़ा इस कप के ठंडा होने का, वो नहीं देखोगे। मगर थियोरिटिकली स्पीकिंग,
हम ये कहते हैं कि सिस्टम को छोड़ के जो कुछ बच गया है वो उसकी सराउंडिंग में आ जाएगा। ये बात समझ में आई? बाकी भी और भी चीजें क्लियर होंगी, ये तो सिर्फ एक पहला एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन है सिस्टम और सराउंडिंग का। तो ये सिर्फ टेक्निकल टर्म है भाई कि जिस पार्ट की आप स्टडी कर रहे हो उस पार्ट को आप सिस्टम कहोगे, और जो कुछ बच गया वो सब कुछ कहलाएगा सराउंडिंग। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी बात। तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं। अब होगा कि टाइप्स ऑफ सिस्टम अलग अलग होते हैं। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल। तो सिस्टम जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं भैया। जैसे अभी तो आपने कप ले लिया, बट हो सकता है कि आप अगली बार कप की जगह बॉटल लेना चाहो, है ना? तो उसमें कुछ चीजें और बदल जाएंगी कि कुछ सिस्टम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, किसी सिस्टम में कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ सिस्टम होंगे जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ही ना हो। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम भी अलग अलग होते हैं। तो अब अगली हेडिंग जो अपने को लिखनी है, सब हेडिंग, वो लिखनी है टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि अब सिस्टम किस किस टाइप से हम कैटेगराइज करेंगे। पहले हमने डिफाइन किया सिस्टम और सराउंडिंग। अब सिस्टम जो हम पढ़ते हैं या जनरली एनकाउंटर करते हैं उसमें किस किस टाइप के सिस्टम हमको मिलते हैं। तो लिखो अगली सब हेडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम। नंबर वन, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कॉलन, उसमें लिखो systems which can exchange energy and matter both with their surroundings. Systems which can exchange energy and matter both with their surroundings are known as open systems। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल से डिस्कस करूंगा आपसे, है ना? तो इसलिए अपन इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे। हाँ बेटा राम, अपन करते हैं ये बात, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे ना, पहले अपन लिख लेते हैं, फिर अपन एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सेकंड लिखो क्लोज्ड सिस्टम। उसमें लिखो systems which can exchange only energy but cannot exchange matter। Systems which can exchange only energy but cannot exchange matter with their surroundings matter with their surroundings are known as closed systems। Third,
आइसोलेटेड सिस्टम्स, उसमें लिखो systems which can neither exchange energy systems which can neither exchange energy nor matter with their surroundings are known as isolated systems. A fourth, adiabatic system. तो adiabatic में systems which cannot exchange heat and matter with their surroundings are known as adiabatic systems. तो ये डेफिनेशन पढ़ के आइसोलेटेड और एडियाबेटिक में क्या फर्क है? आपने आइसोलेटेड लिखा, तो मैंने आपको एडियाबेटिक भी लिखा है, तो फर्क क्या है मतलब? अरे नहीं, कैन नॉट एंड नाइदर अकेले की बात नहीं है, मतलब क्या इसमें एनर्जी और मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसमें हीट और मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो फर्क क्या है? मतलब इसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी तो इसमें भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी, तो फिर इसको अलग से क्यों लिखा है? हाँ मतलब देखो, एनर्जी ये समझने वाली बात है, एनर्जी इज अ ब्रॉडर टर्म, हीट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आइसोलेटेड में क्या होता है कि किसी भी फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, तो बेसिकली क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा और वर्क डन भी नहीं होगा। बात को सुनना ध्यान से, आइसोलेटेड में एनर्जी किसी भी फॉर्म में एक्सचेंज नहीं होगी, तो हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा और वर्क डन भी नहीं होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी। लेकिन क्या एडियाबेटिक में वर्क डन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है। तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, सुनना बात को, एडियाबेटिक सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज इज पॉसिबल बट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। ये बात समझ आ रही है? मैं इसको लिखवा दूंगा, बड़ी डिफरेंस समझ में आया? यहां आप नहीं लिख सकते कि एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज, एनर्जी इज पॉसिबल बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट। बिल्कुल, तो यहां इसके नीचे एक लाइन लेते हैं कि इन एडियाबेटिक सिस्टम वर्क कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या ऐसा लिख सकते हो कि एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। इन adiabatic system, energy in the form of
work can be exchanged between the system and surroundings. ठीक है। नहीं राम बेटा, देखो, आइडियाबेटिक सिस्टम अलग टाइप के सिस्टम्स होंगे, आइसोलेटेड सिस्टम अलग टाइप के सिस्टम्स होंगे। इसमें कोई सब कैटेगरी नहीं है ना? देयर इज नो सब कैटेगरी इन दिस। अच्छा करण, चलो तो मैं तुमको इसको एक एग्जांपल मतलब क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूं, और मैं तुमको दो टर्म्स और लिखवा देता हूं। एडियाबेटिक सिस्टम लिखा तो एडियाबेटिक वॉल्स का मतलब क्या है और डायथर्मिक वॉल्स का मतलब क्या है। तो इसके नीचे एक नोट लिख लेना। नंबर वन, एडियाबेटिक वॉल्स मतलब कभी ऐसे बोला कि कंटेनर्स मेड विद एडियाबेटिक वॉल्स, तो एडियाबेटिक वॉल्स कहने का मतलब क्या हो गया कि उस कंटेनर की वॉल्स के अक्रॉस हीट फ्लो होगा कि नहीं होगा, अगर एडियाबेटिक वॉल्स बोला है तो। नहीं होगा, है ना? तो ऐसा लिख दो उसमें कि walls through which heat flow is not possible। और ऐसे ही कहीं अगर ऐसा लिखा बोल दिया कि यू हैव डायाथर्मिक वॉल्स, तो यहां बिल्कुल यहां हीट होगा, तो इसमें लिख देना कि वॉल्स थ्रू विच heat flow is freely possible, is freely possible। हाँ करण बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आई विल, डोंट वरी। सुजल बेटा देखो, रिएक्शन का एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होना बात अलग है। रिएक्शन हीट रिलीज कर सकती है, लेकिन अगर रिएक्शन तुमने एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर कराया तो सिस्टम के अंदर से हीट बाहर नहीं जाएगी ना। ये सब बातें करते हैं अपन, अभी एक एक करके आते हैं ना इनके केसेस में अपन। रुको तो सही, लिखा यहां तक सबने? तो मैं फिर अब एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। बिल्कुल, डायाथर्मिक बोलो या कंडक्टिंग वॉल्स बोलो, एक ही बात है। चलो लिखें क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग classify the following into open, closed, isolated or adiabatic types of systems। Number one, a cup of tea। Second, a sealed
बॉटल ऑफ कोक, थर्ड a cup of tea covered by a plate, fourth human body, fifth a sealed pack of chips, sixth thermos flask with capacity to change its volume, seventh universe. तो इन सबको क्लासिफाई करना है अपने को। तो मैं एक एक करके पूछना स्टार्ट करूंगा, एक बार बताओ लिख लिया सबने? हाँ, और एक एक करके आंसर करना, क्योंकि फिर वो मेरे को भी रिप्लाई करना आसान होगा। अगर सारे आंसर्स एक साथ दे दोगे तो फिर रिप्लाई करना मुश्किल होगा, है ना? सो वी विल डिस्कस वन केस एट अ टाइम। चलो, तो आई गेस सबने लिख लिया है। भाई, कप ऑफ टी को किस टाइप के सिस्टम में रखेंगे? ओपन है ना, बिल्कुल सही बात है, ओपन। सील्ड बॉटल ऑफ कोक को कहाँ रखेंगे? क्लोज्ड में। सही है। भाई, इसको ठंडा किया जा सकता है, गर्म किया जा सकता है, मगर उसको बंद, जब तक वो सील्ड है तब तक उसमें ना तो कोक ऐड की जा सकती है, ना उससे कोक बाहर निकाली जा सकती है। इनफैक्ट उसके अंदर भी कोई गैस को नहीं डाल सकते और किसी गैस को उसके बाहर नहीं ला सकते। ठीक है, थर्ड क्या हो गया भाई? थर्ड क्लोज्ड होगा। थर्ड एडियाबेटिक। अरे रे, एडियाबेटिक कैसे हुआ यार? ढका हुआ कब ठंडा नहीं होता क्या? क्लोज, आइसोलेटेड, क्लोज्ड। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम एक चाय के कप को ढक देते हो तो उसके अंदर से बाहर कुछ भी नहीं आता क्या? मतलब एक प्लेट रख देते हो, नहीं, हीट तो बाहर आ ही जाती है, अंदर से वेपर्स बाहर नहीं आते? एयर एक्सचेंज नहीं होती क्या अंदर बाहर? क्या बात कर रहे हो, नहीं होती? किसने कहा? मतलब एक नॉर्मल प्लेट रखने से एयर टाइट हो जाता है क्या वो, मतलब ग्लास? नहीं होता ना भाई, प्लेट रखने से एयर टाइट थोड़ी होता है, उसके अक्रॉस वो बाउंड्री क्लोज हुई नहीं है, ओपन रहता है वो तो। मतलब प्लेट रखे रखे में भी तुम कप टेढ़ा करोगे तो चाय बाहर आ जाएगी। इनफैक्ट प्लेट रखी रहती है तो भी उसमें साइड में से वेपर्स कम आते हैं। देखो, प्लेट रखने से क्या होता है कि वेपर्स कम बाहर जा पाते, बट जाते तो है ना। तो किस टाइप का सिस्टम हुआ ये? इट इज स्टिल एन ओपन सिस्टम, ठीक है, इट इज स्टिल एन ओपन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन बॉडी ओपन, क्लोज्ड? कुछ लोग क्लोज्ड कह रहे हैं। सांस नहीं लेते क्या भाई? सांस नहीं ले रहे, बिना सांस लिए जी रहे हैं क्या? क्लोज्ड कैसे होगा? सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, कैसी बात कर रहे हैं, पानी भी पीते हैं, तो बढ़िया मैटर एक्सचेंज तो हो रहा है सराउंडिंग से।
अरे प्रगति बेटा, आइसोलेटेड कैसे होगा ये? हमारी बॉडी आइसोलेटेड कैसे हो सकती है? अगर तुम किसी ह्यूमन को स्टडी करोगे तो वो बेचारा सांस भी ले रहा होगा, सांस छोड़ भी रहा होगा, है ना? तो कुछ खाएगा भी, कुछ पिएगा भी। तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना सराउंडिंग से। इफ यू आर टेकिंग इन और इफ यू आर गिविंग आउट एनीथिंग, तो ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम, सील्ड पैक ऑफ चिप्स। ये किसका एग्जाम्पल है? ये क्लोज्ड का एग्जाम्पल होगा। बेटा आइसोलेटेड को तो तुम गर्म ठंडा भी नहीं कर पाओगे ना। आइसोलेटेड तो तब होगा जब उसको तुम गर्म भी नहीं कर सकते, ठंडा भी नहीं कर सकते। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। देखो आइसोलेटेड वही होगा जिस पे ना तो वर्क किया जा सके, ना जिसको कभी हीट दी जा सके, ना जिससे कहीं हीट ली जा सके। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम का तो बहुत लिमिटेड एग्जांपल है हमारे पास। चिप्स को गर्म कैसे करेंगे? हे भगवान, ये चिप्स को धूप में रख दो यार, गर्म हो जाएगी। नहीं तो पहले फ्रीजर में रख देना, ठंडी हो जाएगी, फिर बाहर निकाल देना तो फिर गर्म हो जाएगी। किसी बातें करते हो? क्यों नहीं कर सकते गर्म? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सिस्टम के अंदर अगर एनर्जी भेजी जा सकती है तो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता। थर्मोस फ्लास्क विद द कैपेसिटी टू चेंज इट्स वॉल्यूम, ये किसका एग्जाम्पल है? दिस विल बी योर एग्जाम्पल फॉर एडियाबेटिक। इसमें मैंने आपको इसलिए लिख के दिया है कैपेसिटी टू चेंज इट्स वॉल्यूम। अगर तुम थर्मोस फ्लास्क का वॉल्यूम बदल सकते हो, यानी उसको कंप्रेस कर सकते हो या एक्सपैंड कर सकते हो, तो वर्क कर सकते हो आप। इसलिए मैंने लिख के दिया था कि भाई मान लो ऐसा थर्मोस फ्लास्क बना दिया, डिजाइन कर दिया आपके लिए स्पेसिफिकली, तो चेंज इन वॉल्यूम ला सकते हैं, यानी उस पर वर्क कर किया जा सकता है फोर्स लगा के। तो इसलिए ये मैंने आपको एडियाबेटिक का एग्जाम्पल बना के दिया ना। एक ऐसे सिस्टम, अच्छा, थर्मोस फ्लास्क परफेक्टली इंसुलेटिंग नहीं होता है, सुनना बात को। थर्मोस फ्लास्क ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्फाइनाइटली चीजें गर्म रखेगा। आप जैसे चाय गरम गरम थर्मोस फ्लास्क में भरते हो तो कुछ घंटे तक गर्म रहती है। तो मोर और लेस वो एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप उसको एडियाबेटिक मान सकते हो। मान सकते हैं हाँ या ना? तो अगर कोई ऐसे कहे कि क्या क्या थर्मोस फ्लास्क परफेक्टली एडियाबेटिक है, तो नहीं, परफेक्टली एडियाबेटिक तो हमारे पास शायद ही कुछ बन पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट फ्लो होता है। बट हम छोटे टाइम फ्रेम्स पे अगर काम करते हैं तो हम उसको एडियाबेटिक मान सकते हैं, क्योंकि उसमें हीट फ्लो जो है छोटे टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो इन स्मॉल टाइम फ्रेम्स। ठीक है। यूनिवर्स जो है हमारा, ये एग्जाम्पल होगा आइसोलेटेड का। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनसीईआरटी पढ़ी थी क्या किसी ने भाई? डिड समवन रीड एनसीईआरटी? हाँ, उसमें दिया हुआ यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारे लिए यूनिवर्स की सिवा कोई और चीज बाहर है नहीं। हमारे मतलब साइंस के हिसाब से। तो वाइल स्टडीइंग साइंस इन टुडेज टर्म्स, हम यूनिवर्स को आइसोलेटेड मानते हैं कि भाई यूनिवर्स जो है वो किसी से ना तो एनर्जी ले रहा है, ना एनर्जी दे रहा है, और यूनिवर्स के सिवा कुछ और है नहीं, तो ना कहीं और मैटर जा रहा है ना कहीं से मैटर आ रहा है। दिस इज व्हाट थर्मोडायनेमिक्स कंसीडर्स एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, एक बात और सुनना मेरी। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि एक कंटेनर है, रिजिड है, रिजिड मतलब जिसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, और उसकी वॉल्स जो है वो एडियाबेटिक वॉल्स हैं। चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ। एट्थ केस अगर ऐसा लिख दिया जाए, रिजिड वॉल्ड कंटेनर विथ एडियाबैटिक वॉल्स, तो इसको किसका एग्जाम्पल माना जा सकता है भाई?
रिजिड कंटेनर मतलब उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, तो क्या उस पर वर्क हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो किसी पे वर्क कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, तो वर्क नहीं कर सकता। हीट चेंज एक्सचेंज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। विथ एडियाबेटिक वॉल्स, वो भी क्लोज्ड वॉल्स बोल देते हैं ना इसको, क्लोज्ड वॉल्स लिख दो, या क्लोज्ड कंटेनर कर दो, है ना, क्लोज्ड कंटेनर है, तो हम इसको आइसोलेटेड मान सकते हैं। वर्क हमने रोक दिया रिजिड वॉल्स करके, और हीट का फ्लो रोक दिया एडियाबेटिक वॉल्स करके, और क्लोज्ड कंटेनर है, तो मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो इसको हम आइसोलेटेड कह सकते हैं। कौस्तुभ कह रहा है सर, अब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यूनिवर्स इज आइसोलेटेड। बेटा कौस्तुभ ये बता, यूनिवर्स किस पे काम करेगा, या यूनिवर्स पर कौन काम कर सकता है? जो तेरा पूरा यूनिवर्स है उसको कौन हीट देगा? कहाँ से, बाहर से कहाँ से हीट आएगी यूनिवर्स को, ये बताओ। कोई नहीं है ना भाई, हमारे लिए यूनिवर्स क्या है? सब कुछ जो हम जानते हैं उसको यूनिवर्स कहते हैं, इनफैक्ट जो हम नहीं भी जानते उसको भी मिला देते हैं उसमें। चेंज इन एनर्जी इज देयर, कहाँ से आती है एनर्जी बेटा यूनिवर्स के अंदर? बाहर से कहीं से एनर्जी आती दिखती है क्या? बता, कौन सी चेंज इन एनर्जी यूनिवर्स की, बता। नहीं है ना। अब देख, सूरज की एनर्जी अर्थ तक आ गई, अर्थ की एनर्जी कहीं और चली गई, उससे मतलब नहीं है। ये सब तो सिस्टम के अंदर हो गया ना, यूनिवर्स के अंदर ही हो गया, तो अंदर तो सब हो सकता है। कोक की बोतल के अंदर लिक्विड भी भरा होता है, और गैस भी होती है, तो ये आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी थोड़ी बात है। ये तो हम ये कहते हैं इनमें मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, गैस से पानी, इसके अंदर CO2 थोड़ी ऊपर जा सकती है फिर वापस आ सकती है। लेकिन इसके बाहर और अंदर की बात है ना, बाउंड्री जो है आपके सिस्टम की और सराउंडिंग की, इसके अक्रॉस कोई चेंज है क्या? इसके अक्रॉस कोई चेंज नहीं है। हमारे लिए तो यूनिवर्स की बाउंड्री नहीं पता, पहले बात तुमको। दूसरी बात है कि यूनिवर्स की बाउंड्री के बाहर कुछ जाता नहीं है हमारे हिसाब से। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, कहते हैं ना भाई हम। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पढ़ा होगा ना ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड मानते हैं हम, तभी मान सकते हैं जब उसको कोई एनर्जी ना दे रहा हो ना उससे कोई ले रहा हो। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी लोगों को सिस्टम सराउंडिंग से रिलेटेड। हाँ वेदिका बेटा, थर्मोस फ्लास्क जो है, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि आपके जो एक्चुअल थर्मोस फ्लास्क आते हैं, जैसे जो, मतलब ये तो मैंने आपको बोल दिया था, कैपेसिटी टू चेंज इट्स वॉल्यूम। नॉर्मल थर्मोस फ्लास्क में ऐसा होता नहीं कि आप थर्मोस फ्लास्क को पिचका दो या बड़ा कर दो, है ना। ये जो मैंने आपको कंडीशन दी, ये एक्चुअली जो आपके पास थर्मोस फ्लास्क आते हैं वो रिजिड वॉल्स के होते हैं, और उनकी वॉल्स को हम एडियाबेटिक कंसिडर कर लेते हैं इन शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो थर्मोस फ्लास्क अगर आपका जो है उसको प्रैक्टिकली छोटे टाइम फ्रेम के लिए आइसोलेटेड माना जा सकता है। ठीक है, यू कैन कंसिडर योर थर्मोस फ्लास्क एज एन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर स्मॉल टाइम फ्रेम्स, क्योंकि बहुत लंबा टाइम ले लोगे तो फिर उसमें हीट फ्लो हो ही जाएगा। हाँ मोहित बेटा। ओके, तो ये हमने सिस्टम्स को डिफाइन किया, सराउंडिंग को डिफाइन, मतलब सिस्टम्स के टाइप्स को क्लासिफाई करना सीख लिया और आइडेंटिफाई करना सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टडी फ्यू मोर टर्म्स, जैसे स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स, और पाथ फंक्शंस और पाथ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स।
स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। उसमें लिखो property of a system which is dependent only on the state of the system. Property of the system which depends only on the state of the system. And is independent of the path and is independent of the path adopted to attain a particular state. Full stop. इसके भी एग्जांपल्स मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, इसका भी मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा आपसे। लिखा स्टेट फंक्शन, इसके बाद अगली डेफिनेशन लिखनी है पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज path functions. तो इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। इसमें लिखो quantities which are dependent on the path taken quantities which are dependent on the path taken by the system to achieve a particular state. अब इसकी भी एग्जांपल्स के लिए अपन एक क्वेश्चन करेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किसको स्टेट फंक्शन और किसको पाथ फंक्शन कहेंगे, और एक एक एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, फिर बाकी आपसे ही पूछूंगा, है ना। तो लिखें क्वेश्चन भाई। ठीक है, लिखो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, या ऐसे लिखो आइडेंटिफाई की जगह क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू, classify the following into state or path functions. State or path functions. Number one, volume. Second, temperature. Third,
pressure fourth, work done against friction fifth, um, heat sixth, potential energy due to ग्रेविटी। इसमें से किसको स्टेट फंक्शन और किसको पाथ फंक्शन कहेंगे? नहीं नहीं सुजल, उतना नहीं सोचना पड़ेगा, अपन उसको स्टेट या पाथ फंक्शन से बता सकते हैं। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट स्टेट है या पाथ है, ये बताओ। फर्स्ट इज योर स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो आधे लोग कह रहे हैं पाथ फंक्शन, आधे लोग कह रहे हैं स्टेट फंक्शन। तो मेरी बात सुनो जरा, अपन आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। मान लो आपके सिस्टम की इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर थी, ठीक है। फिर आपने इसको कंप्रेस करके ½ लीटर पे ले गए और फिर बढ़ा के 2 लीटर पे लाए। तो 1 लीटर से 2 लीटर के दो रास्ते, एक ½ लीटर होके लाए और एक में 3 लीटर होके लाए। तो क्या ये 2 लीटर अलग अलग वॉल्यूम आएगी क्या दोनों केसेस में? नहीं आएगी ना, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंट है ना। अगर आप 1 से कोई भी रास्ता लेके 2 पे पहुंचो, अल्टीमेटली वॉल्यूम तो 2 ही आनी है। तो वॉल्यूम क्या हुआ आपका? वॉल्यूम को इससे मतलब नहीं ना कहाँ से आया, आप कैसे आए। वॉल्यूम अगर 2 लीटर पे पहुंचे हो तो 2 लीटर ही रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया? स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर क्या हो गया? स्टेट फंक्शन। प्रेशर क्या हो गया? अगेन स्टेट फंक्शन। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। भाई ए से बी आप अलग अलग रास्ते से जा सकते हो। ये ए से बी सीधे भी जा सकते हो, इतना घूम के भी जा सकते हो, इतना घूम के भी जा सकते हो। तो क्या सब रास्तों में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। पाथ डिपेंडेंट चीज है ये तो दिस विल बी अ पाथ फंक्शन, है ना। अच्छा हीट पे आते हैं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बताना जरा। ये नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है? स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट है ना, सबको समझ में आता है ना। ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिल ऊपर ले जाओ, अब चाहे तुम सीढ़ियों से ले जाओ, चाहे तुम लिफ्ट से ले जाओ, चाहे पहले 10 मंजिल ले जाके फिर 3 मंजिल पे लाओ, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी तो उतनी आनी है हर बार तीसरी मंजिल पे। तो ये स्टेट फंक्शन है। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम या गिवन बाय द सिस्टम, ये पाथ फंक्शन आएगा। दिस विल बी अ पाथ फंक्शन, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि तुम सिस्टम को किस रास्ते से ले गए हो। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर रख के हीट किया है तो वो एक टेम्परेचर पर पहुंचने में अलग उसको हीट लगती है। कांस्टेंट प्रेशर पर रख के हीट किया है तो उस टेम्परेचर तक पहुंचने में अलग हीट लगती है। तो वो हीट जो है वो पाथ फंक्शन आता है आपका। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे मैं बता देता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। मान लो आपका सिस्टम था जिसका प्रेशर 1 atm था, वॉल्यूम 1 लीटर थी और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। इसको आपने दो तरीके से हीट किया। आपका फाइनल एम था टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ले जाना,
एक में आपने क्या किया, वॉल्यूम को 1 लीटर रखा, एक में आपने प्रेशर को 1 atm रखा। तो इस केस में वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, इस केस में प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो यहां अगर हीट Q1 लगती है तो यहाँ पर Q2, ये दोनों अलग अलग हीट लगेंगी। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर 100 पर पहुंचाने के लिए दोनों में बराबर हीट लगे। तो टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, इसका भी टेम्परेचर 100 आएगा, इसका भी टेम्परेचर 100 आएगा, लेकिन इस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए Q1 हीट और यहाँ पहुंचाने के लिए Q2 हीट, ये अलग अलग लगती हैं। ये क्यों अलग अलग लगती हैं, ये इस चैप्टर में समझेंगे हम। बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन आगे चल के इसको पढ़ा जाएगा। बट दिस विल रिक्वायर 2 डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ हीट। ठीक है, इसलिए इसको पाथ फंक्शन कहा, हीट को पाथ फंक्शन कहा जा रहा है। लिखा। मैं कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूं जो इस चैप्टर में आगे आएंगे, स्टेट फंक्शन के, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके नीचे लिख लेना, टोटल इंटरनल एनर्जी, जिसको हम आगे चल के कैपिटल ई, ये कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमा एंथैल्पी इन ब्रैकेट कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमा एंट्रोपी इन ब्रैकेट कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड गिब्स फ्री एनर्जी इन ब्रैकेट कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ अ सिस्टम आर स्टेट फंक्शंस। तो ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हाँ प्रकृति बेटा, के किसी चीज के पाथ बदल लेने से जब कोई डिफरेंस नहीं आता उस चीज की वैल्यू पर, तो उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो ये आगे चल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को। बट ये सब चीजें क्या है, स्टेट फंक्शन है, बस ये अपने को समझना है आगे चल के। बट क्योंकि हम स्टेट फंक्शन लिख रहे हैं तो ये उसके एग्जांपल्स में अपन लोग लिख लेंगे। दिस इज समथिंग विच वील स्टडी इन दिस चैप्टर। लिखा यहां तक सब लोगों ने? तो वैसे डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली एक फंक्शन नहीं है, सुनना बात को, बट मैं आपसे एक एनालॉजी के लिए पूछ रहा हूं ये बात। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली नॉट अ स्टेट फंक्शन, बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप इंदौर से उज्जैन गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ है और डिस्टेंस कुछ है ना, कोई वैल्यू रहेगी। अब दूसरे केस में आपने क्या किया, आप गए इंदौर से उज्जैन ही, लेकिन आप डायरेक्ट ना गए, आप इंदौर से किसी और सिटी होते हुए उज्जैन गए। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा आपका? नहीं आएगा। तो वैसे इट्स नॉट अ फंक्शन, बट क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है या नहीं है ना? तो समथिंग विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन स्टेट, इज अ स्टेट फंक्शन। अच्छा, आपसे पूछा था डिस्टेंस अगर दोनों में बोला जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, तो क्या दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर आएगा? नहीं आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग आएगा। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड हुआ, स्टेट पे सिर्फ के पाथ पे? पाथ पे, है ना? बिल्कुल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्यों स्टेट फंक्शन नहीं कहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन नहीं है, वो डेफिनेट क्वांटिटी है। जैसे जैसे डेल्टा टी अगर आपको किसी ने कैलकुलेट करने को बोला, इसको नोट करके लिख लेते हैं अपन, इसके नीचे नोट करके लिख लो। जैसे किसी ने पूछा भाई चेंज इन वॉल्यूम क्या है, तो चेंज इन वॉल्यूम पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये सही बात है। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बट इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। बिल्कुल आदित्य।
तो नोट में क्या लिखना है आपको? नोट में ये लिखना है कि चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, कभी ऐसा पूछ लिया जाए आपसे, वो लगेगा ऐसा कि वो पाथ इंडिपेंडेंट है, वो होगा पाथ इंडिपेंडेंट क्योंकि स्टेट फंक्शन है, तो उसमें चेंज जो है वो स्टेट डिपेंडेंट होगा, पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। तो चेंज इन स्टेट फंक्शंस, चेंज इन स्टेट फंक्शंस आर नॉट state functions, comma, they are definite quantities. They are definite quantities। जैसे कि हम एक कॉलम में अगर स्टेट फंक्शन बनाए तो उसका जो चेंज है वो एक डेफिनेट क्वांटिटी में आएगा। जैसे वॉल्यूम और डेल्टा वी, टेम्परेचर और डेल्टा टी। इसी तरीके से एंथैल्पी और डेल्टा एच, एंट्रोपी और डेल्टा एस, गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा एच। तो ये चीजें भी पाथ इंडिपेंडेंट है, बट ये डेफिनेट क्वांटिटीज है, डिफरेंसेस ऑफ स्टेट फंक्शन है, तो इनको स्टेट फंक्शन नहीं कहेंगे। स्टेट फंक्शन की दो अलग अलग स्टेट्स में जो डिफरेंस होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट ही रहेगा। जैसे वॉल्यूम आप 1 लीटर से 2 लीटर ले गए तो डेल्टा भी 1 लीटर ही आएगा, कैसे भी ले जाओ, लेकिन इस डेल्टा वी को अपन डेफिनेट क्वांटिटी कहते हैं, ये डिफरेंस है। दिस इज अ डेफिनेट क्वांटिटी एंड नॉट अ state function. It is independent of path, but it will be called as a definite quantity। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे डायरेक्टली, तो देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये तो सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंडेंट है, ये भी इनिशियल फाइनल पे डिपेंडेंट है, तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज अ डेफिनेट क्वांटिटी। ठीक है, हर चीज को आप स्टेट और वेरिएबल फंक्शन में क्लासीफाई नहीं कर सकते। नॉट एवरीथिंग इज अ स्टेट और पाथ फंक्शन, है ना, सम थिंग्स कैन बी बियॉन्ड दैट। लिखा सबने? अरे वंशिका बेटा, बस यही बता रहा हूँ कि ये कोई कंडीशन नहीं है कि कोई चीज अगर स्टेट पे डिपेंडेंट है तो स्टेट फंक्शन ही होगा हमेशा। जैसे इसलिए मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ डेफिनेट क्वांटिटी। आप क्या करते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिपेंडेंट स्टेट पे है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो एक स्टेट फंक्शन नहीं है, इट इज अ डेफिनेट क्वांटिटी। ये बात समझ में आई? हाँ, तो कुल मिला के बात ये है कि जितने भी फंक्शन डेल्टा में लिखे होंगे ना वो स्टेट फंक्शन नहीं होंगे, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि वो डिफरेंसेस है, इट्स जस्ट अ डिफरेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक क्लासिफिकेशन और आएगा चीजों को लेके, जैसे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होती हैं, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर है, इसकी तरीके से मास होता है, डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी होती है। ये सिस्टम की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने पढ़ी होती है ना, बचपन से पढ़ा होगा, सिस्टम का मास, सिस्टम की वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी, उसका प्रेशर। तो इनको भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाएगा, एक इंटेंसिव एक एक्सटेंसिव। तो इनका क्लासिफिकेशन समझते हैं, इसमें अपन थोड़ी ज्यादा चीजों को क्लासिफाई करेंगे, इसमें ज्यादा चीजों पे सवाल भी पूछेंगे। तो अगली जो सब हेडिंग है वो आपको लिखनी है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, और उसमें पहली लिखना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगली हेडिंग
types of properties और उसमें लिखना है नंबर 1 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इस पर भी मैं एग्जांपल्स को आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही करवाऊंगा। उसमें लिखो properties of a system which are dependent on mass or size of the system। Properties of the system which are dependent on mass or size of the system are called extensive properties, full stop। They are additive in nature, they are additive in nature। और सेकंड जो कैटेगराइजेशन है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसमें लिखना प्रॉपर्टीज और फंक्शंस व्हिच आर नॉट मास और साइज डिपेंडेंट। ये प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज of the system which are not mass or size dependent are called intensive properties। Full stop। They are non additive in nature। दे आर नॉन एडिटिव इन नेचर। अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो तुम बताओगे मेरे को कि वो इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। क्वेश्चन क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सब बताऊंगा बेटा मैं। एडिटिव का मतलब क्या है वो थोड़ा अभी आपको सवाल दे दूं उसके बाद बताऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन लिखो। वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि ये चीज मुझे समझानी है आगे। तो क्लासी अभी समझा दूंगा तो फिर सवाल में ज्यादा मजा नहीं आएगा ना। ये क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।
नहीं नहीं आदित्य, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा वही सवाल। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ आपको, उनको इंटेंसिव एक्सटेंसिव में क्लासिफाई करना है, ठीक है। वन इज वॉल्यूम, सेकंड इज मास। एक सेकंड, वॉल्यूम सेकंड मास मत लिखो, ये चलो लिख लो यार, वॉल्यूम मास लिख लो लिख लो। थर्ड मोल्स, फोर्थ टोटल हीट कैपेसिटी, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ प्रेशर, सेवेंथ डेंसिटी, एट्थ concentration, ninth boiling point, 10th viscosity, 11th freezing point, 12th pH, 13th molar heat capacity, 14th total internal energy, और 15th में तुम लिख लो गिब्स फ्री एनर्जी। इनमें दो तीन फंक्शन ऐसे हैं जो भी तुमने नहीं पढ़े हैं, जो इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जैसे ये दोनों हो गए, ये भी वैसे पढ़ेंगे आगे, बट अदर देन दैट तो सारे आप बता सकते हो, है ना। तो 15 केसेस मैंने आपको दिए हैं, इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कौन इंटेंसिव है और कौन एक्सटेंसिव है। तो मैं दो आपसे पूछ लेता हूँ अभी के लिए, राइट नाउ मुझे दो चीजें बताओ आप। वॉल्यूम को आप किसके अंदर रखोगे, डेंसिटी को आप किसके अंदर रखोगे। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है या नहीं है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो हम एक्सटेंसिव को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी कुछ लोग कह रहे हैं एक्सटेंसिव, कुछ लोग कह रहे हैं इंटेंसिव। तो भाई सिस्टम की डेंसिटी क्या सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती है क्या, कि पानी आपने एक ग्लास लिया या चार ग्लास लिया तो डेंसिटी अलग अलग आएगी क्या, नहीं आएगी ना। मास, वो देखो फॉर्मूला आपको भले ही दिखता है कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, बट वो दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कोई भी चीज पर यूनिट पे डिफाइन कर दी, सुनना बात को, कोई भी चीज पर यूनिट पे डिफाइन कर दी तो वो इंटेंसिव हो जाएगी। भाई एक ग्लास पानी लो, चार ग्लास पानी लो, डेंसिटी तो डेंसिटी उतनी रहने वाली है। तो एडिटिव का मतलब क्या है, ये भी सुनना ध्यान से, है ना। एडिटिव का मतलब मैं समझा रहा हूं आपको, फिर आपको ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आपको बताना रहेगा। सुनो 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 सुनो, सब क्लियर कर रहा हूँ। मान लो ये आपका सिस्टम था, इसकी वॉल्यूम V थी, टेम्परेचर T था, प्रेशर P था, डेंसिटी रो थी, है ना। मास मान लेते हैं M था। अभी आपने क्या किया, सिस्टम को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो एक हिस्से की वॉल्यूम अब क्या हो गई, V/2। टेम्परेचर T/2 हुआ क्या, नहीं हुआ। प्रेशर P/2 हुआ क्या,
नहीं हुआ। डेंसिटी रो बाय टू हुई क्या? नहीं हुई। मास हो गया बाय टू। तो वॉल्यूम इज एडिटिव, मास इज एडिटिव, है ना भाई। दोनों हाफ को जोड़ोगे तो v/2 जोड़ के टोटल v बताएंगे। बट डेंसिटी दोनों हाफ की रो है, तो ऐसा नहीं कि दोनों हाफ को इकट्ठा भी ले लें तो रो और रो जुड़ के टू रो हो गया, ऐसा नहीं होता। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव का मतलब है कि सिस्टम को अगर हिस्से के टुकड़े करते जाओ तो प्रॉपर्टी बदलती जाएगी, या उन टुकड़ों को जोड़ते जाओ तो भी प्रॉपर्टी बदलती जाएगी। और नॉन एडिटिव का मतलब है कि डेंसिटी रो और डेंसिटी रो को मिला के डेंसिटी टू रो नहीं बनती आपकी, तो नॉन एडिटिव है। बात समझ में आई? तो ये तीनों इंटेंसिव हो गई और ये दोनों एक्सटेंसिव हो गए। तो अब इस लॉजिक का यूज करके आपको ये जो सवाल दिया गया है इसको सॉल्व करना है ना। तो अभी मैं इसके आगे नहीं बता रहा हूं, अभी इसके आगे अपन लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको प्री रीडिंग होमवर्क ये है कि आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के आओगे। यू विल रीड सम एनसीईआरटी जहां पर आपको कुछ हीट के बारे में बोला है, कुछ वर्क के बारे में बोला है, आइसोथर्मल आइसोकोरिक के प्रोसेसेस बताए हुए हैं। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ के आना है एनसीईआरटी का, ठीक है? करके आएंगे सब लोग। तो आई होप फर्स्ट चैप्टर ऑफ थर्मो वाज गुड, एंड आपको कुछ जो टर्म्स नए इंट्रोड्यूस हुए वो टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो इन टर्म्स को बच्चों रिवाइज जरूर करना, क्योंकि ये चीजें इस चैप्टर में बार बार यूज आती रहेंगी, तो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ओके, चलो। तो आज के लिए थ्योरी में इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना चीजें रिवाइज करके और जो प्री रीड करने को बोला है इस चैप्टर में थोड़ा प्री रीड करके आना है। वेदिका बेटा, F.P इज फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट।